मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज से हम लोग अनुमान खंड का आरंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे संगति का। प्रत्यक्ष प्रमाण के निरूपण के अनंतर अनुमान प्रमाण का निरूपण हो रहा है और हमारी ये परंपरा है, ना संगतम प्रयुंजीतः, असंगत प्रयोग नहीं करना चाहिए। अर्थात किसी एक के निरूपण करने के अनंतर किसी दूसरे का निरूपण हो रहा है तो वहां कोई न कोई संगति होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण के निरूपण के अनंतर अनुमान प्रमाण का निरूपण किया जा रहा है, तो प्रश्न आता है यहाँ पर कौन सी संगति है। तो आप जानते हैं 6 प्रकार की संगति प्रसिद्ध है। सप्रसंग, उपोद्घातो, हेतुता, वचरस तथा निर्वाह कैक्य कार्य के सोढ़ा संगति रिष्यते। ये 6 प्रकार की संगति है। सप्रसंग, इसको हम लोग प्रसंग संगति भी कहते हैं। उपोद्घात संगति, हेतुता संगति, अवसर संगति, निर्वाह कैक्य संगति और कार्य की संगति। ठीक है, यहाँ पर प्रत्यक्ष के निरूपण करने के बाद अनुमान का जब निरूपण किया जा रहा है तो यहाँ पर कौन सी संगति है ये हमको देखना है। प्रत्यक्षानंतरम अनुमान निरूपणे उपजीव्योपजीवक भाव संगति। ठीक है, आप टीकाओं में देखेंगे तो ऐसा आपको मिलेगा, यहाँ पर उपजीव्योपजीवक भाव संगति है। अब इसको समझते हैं ये क्या है उपजीव्योपजीवक भाव। अब देखिए, उपजीव्य शब्द का अर्थ होता है कारण और उपजीवक शब्द का अर्थ होता है कार्य। तो कारण के निरूपण के अनंतर यदि कार्य का निरूपण किया जाता है तो वहां पर उपजीव्योपजीवक भाव संगति होता है। इसको सामान्यतः कार्य कारण भाव संगति भी कहा जा सकता है, किंतु जब हम कार्य कारण भाव ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं तो ऐसा लगता है कि पहले कार्य का निरूपण किया जा रहा है, फिर बाद में कारण का निरूपण हो रहा है, तब हम वहां पर कार्य कारण भाव ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कारण का निरूपण पहले हो रहा है और बाद में कार्य का निरूपण हो रहा है। अतः कारण शब्द पहले आए तो कारण कार्य भाव ऐसा शब्द सामान्यतः प्रयोग होता नहीं है। अतः उपजीव्योपजीवक भाव ऐसा शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि यहाँ पर कारण कौन है, कार्य कौन है, कैसे यहाँ पर कार्य कारण भाव संगति बन रही है। ठीक, किस प्रकार से यहाँ पर उपजीव्योपजीवक भाव संगति बन रही है। तो हम देखते हैं कि कारण कौन है और कार्य क्या है। तो निरूपण किसका हुआ, प्रत्यक्ष प्रमाण का। किसका निरूपण किया जा रहा है, अनुमान प्रमाण का। तो हमको क्या बताना है कि प्रत्यक्ष जो प्रमाण है वो कारण है, उपजीव्य है, और जो अनुमान प्रमाण है वो कार्य है, उपजीवक है। ठीक, कैसे, प्रत्यक्ष प्रमाण को कारण बताना है और अनुमान प्रमाण को कार्य बताना है। अब देखिए, विचार करिए, प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, इंद्रिय ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, इंद्रियम प्रत्यक्षम। अनुमान प्रमाण क्या है, आगे हम लोग बताने वाले हैं। अनुमान प्रमाण जो है वो व्याप्ति ज्ञान है। तो व्याप्ति ज्ञान अर्थात व्याप्ति का प्रत्यक्ष होता है हम लोगों को। सबसे पहले महानस आदि में व्याप्ति का ग्रह होता है। वह ग्रह इंद्रियों के द्वारा सहचार दर्शन, भूय दर्शन होने से व्याप्ति का ग्रह होता है, वो प्रत्यक्षात्मक ग्रह है। तो व्याप्ति ज्ञान प्रत्यक्ष कार्य ज्ञान है और प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, वह इंद्रिय है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रति इंद्रिय कारण होता है, ये हम सब लोग जानते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के निरूपण के अनंतर, इंद्रियों के निरूपण के अनंतर जो प्रत्यक्ष व्याप्ति ज्ञान का निरूपण किया जा रहा है, अतः यहाँ पर उपजीव्योपजीवक भाव संगति का लाभ होता है। ठीक, एक बात हो गई। यहाँ पर कोई प्रश्न ऐसा कर सकता है, पहले प्रत्यक्ष ज्ञान का निरूपण किया गया, बाद में अनुमिति का निरूपण हो रहा है। जिस प्रकार करण प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण के बीच में हम संगति देख सकते हैं, उसी प्रकार से प्रत्यक्ष फल और अनुमिति जो फल है ज्ञान, उन दोनों के बीच में भी हम विचार कर सकते हैं, क्या उनमें भी संगति बन सकती है क्या। क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण का निरूपण किया गया, साथ साथ में प्रत्यक्ष प्रमा का भी निरूपण किया गया। तो प्रत्यक्ष प्रमा के निरूपण करने के अनंतर अनुमिति प्रमा का निरूपण हो रहा है।
तो यहाँ पर भी संगति बन सकती है कि नहीं बन सकती है, ऐसा विचार करेंगे तो यहाँ पर भी उपजीव्य उपजीवक भाव संगति का ही लाभ होगा। ठीक है, विचार करिए। प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है? व्याप्ति ज्ञान। व्याप्ति ज्ञान इंद्रियों के द्वारा मानस में बोयो दर्शन से व्याप्ति ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है, तो वह व्याप्ति ज्ञान प्रत्यक्ष है। उससे उत्पन्न होने वाली अनुमिति है। तो व्याप्ति ज्ञान जो प्रत्यक्षात्मक है वो कारण है, और जो अनुमिति उत्पन्न हो रही है वो कार्य है। तो प्रत्यक्ष का निरूपण करने के बाद अनुमिति का जब निरूपण हो रहा है तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि उपजीव्य उपजीवक भाव संगति यहाँ पर विद्यमान है। ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञान हमारा कारण है और अनुमिति कार्य है। कैसे है यह आपको समझ में आ गया। ठीक, अब आपके मन में प्रश्न होगा, आपने जो 6 प्रकार के संगति यहाँ पर बताई, सप्रसंग उपदघातो हेतुता वसरस तथा निर्वाह कैक्य कार्य की 16 संगति रिष्यते। आपने तो ये 6 प्रकार की संगति होती है पहले बताया। यहाँ पर आप बता रहे हैं प्रत्यक्ष के निरूपण करने के बाद अनुमान अथवा अनुमिति के निरूपण करने में उपजीव्य उपजीवक भाव संगति है। तो यहाँ पर तो उपजीव्य उपजीवक भाव संगति की चर्चा है ही नहीं। ये मन में आपका एक प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो तीसरी संगति है हेतुता, यही उपजीव्य उपजीवक भाव आपको समझना चाहिए। हेतुता शब्द से कारणता और कार्यता दोनों को लेना है। अर्थात कारण के निरूपण के बाद कार्य का निरूपण कहीं हो रहा है तो वहां पर भी हेतुता संगति है, और कार्य के निरूपण के बाद कारण का निरूपण कहीं हो रहा है वहां पर भी हेतुता संगति है। ठीक है, दोनों जगह पूर्व में कारण का निरूपण हुआ और बाद में कार्य का निरूपण हुआ, ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे। अभी यहाँ पर भी कारण का निरूपण के बाद कार्य का निरूपण हो रहा है तो यहाँ पर भी हेतुता संगति है। और कदाचित कार्य का निरूपण पहले होकर के फिर बाद में कारण का निरूपण होता है, ऐसा भी उदाहरण हमको मिलता है। वहां पर भी हेतुता संगति आपको समझनी चाहिए। ठीक है, तो कार्य कारण भाव संगति और उपजीव्य उपजीवक भाव संगति, इन दोनों को आप हेतुता के अंतर्गत ले सकते हैं। ठीक, तो हमको समझ में आया प्रत्यक्ष के निरूपण करने के बाद अनुमान के निरूपण करने में उपजीव्य उपजीवक भाव संगति है, कार्य कारण भाव संगति है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। हेतुता संगति है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो हेतुता संगति को ध्यान में रखते हुए ग्रंथकार ने प्रत्यक्ष के निरूपण के अनंतर अनुमान का निरूपण आरंभ किया। ठीक है, तो देखते हैं ग्रंथकार क्या कहते हैं। ग्रंथकार कहते हैं व्यापारस्तु परामर्शः करणं व्याप्तिर् भवेत् अनुमायाम ज्ञायमानम लिंगम तो करणम नहीं। यह आगे कारिका है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले ग्रंथकार कहते हैं व्यापारस्तु परामर्शः करणम व्याप्तिर् भवेत् अनुमायाम। तो अनुमायाम शब्द का अर्थ करना है अनुमितौ। तो अनुमिति शब्द और अनुमा शब्द दोनों शब्द का अर्थ एक ही है। हम लोग प्रायः अनुमिति शब्द का प्रयोग करते हैं, किंतु ग्रंथकार को यहाँ थोड़ा छंद भी देखना है, इसलिए उन्होंने अनुमायाम ऐसा शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो अनुमायाम अर्थात अनुमितौ, अनुमिति में करणम व्याप्तिर् भवेत्, व्याप्ति ज्ञान कारण है, और व्यापारस्तु परामर्शः, परामर्श जो हो व्यापार है। तो आप लोग करण का लक्षण भी जानते हैं, व्यापार के लक्षण भी जानते हैं। ठीक है, तो हमको इसमें ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, ग्रंथकार स्वयं आगे चर्चा करेंगे तो उसी के आधार पर हम विवेचन करते जाएंगे। ठीक है, अनुमितिम व्युत्पादयति व्यापारस्तु इति, अनुमितो व्याप्ति ज्ञानम करणम परामर्शो व्यापारः। ठीक, अब देखते हैं, अब बताना पड़ेगा ना व्याप्ति ज्ञान करण क्यों है। करण का लक्षण तो चलिए मालूम है, व्यापार जनकम सत असाधारणम कारणम करणम। ठीक, तो परामर्श व्यापार है, व्यापार का लक्षण भी ज्ञात है, तज्जन्यत्वेष्यति तज्जन्य जनको व्यापारः। किंतु जन्य कौन है, जनक कौन है, साधारण कारण कौन है, असाधारण कारण कौन है, अनुमिति की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, जब हम इसको समझेंगे तभी हमको ये ज्ञात होगा कि व्याप्ति ज्ञान कारण कैसे है, परामर्श व्यापार कैसे है। तो उसको समझाने के लिए ग्रंथकार आपको एक कहानी सुना रहे हैं। ठीक, तथा ही येन पुरुषेण महान साधु धूमे वन्यर्व्याप्तिर्गृहीता पश्चात सैव पुरुषः क्वचित् पर्वतादौ अविच्छिन्न मूलां धूमरेखां पश्यति, तदनन्तरं धूमो वन्यव्याप्य इत्येवं रूपं व्याप्ति स्मरणं तस्य भवति।
पश्चात बन्नी व्याप्य धूमवान अयमिति ज्ञानम सएव परामर्श इत्युच्यते तदनंतरम पर्वतो वन्यमान इत्यनुमितिर जायते। ठीक है, एक क्रम है, कहानी है। तो ये जो कहानी ग्रंथकार सुना रहे हैं इसकी चर्चा हम थोड़ा बाद में करेंगे। सामान्य तो आपको समझ में भी आया होगा, फिर भी पहले हम अनियमित की उत्पत्ति कैसे होती है इस क्रम को अपनी तरफ से समझते हैं, अपने ढंग से हम आपको समझाते हैं, फिर ग्रंथकार ने जिस प्रकार से समझाया है उसको हम मिलाते हैं। ठीक, अब देखिए, सबसे पहले नंबर में कोई भी व्यक्ति, ठीक है, रसोई घर में बार बार देखता है कि धुआं भी है और आग भी है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र बन्नी। ठीक है, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र बन्नी, बन्नी अर्थात अग्नि। ये भूयो दर्शन है, बार बार देखना, सुबह भी देखा, शाम को भी देखा। ठीक है, आप अपने घर में भी देखा, दूसरे के घर में भी देखा, तो बार बार देखा। जब जब भी चिमनी में से, छत के ऊपर से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया बाहर से, अंदर जाने पर रसोई घर में आग का दर्शन हुआ, अग्नि का दर्शन हुआ। ठीक है, तो ये भूय दर्शन हुआ, अर्थात इसको हम सामानाधिकरण ग्रह भी कहते हैं। धूम और अग्नि के बीच में सामानाधिकरण का ज्ञान हुआ। ठीक है, इस क्रम की हमने विस्तार से चर्चा की है। अनुमिति उत्पत्ति क्रम का जो वीडियो है अनुमान के निरूपण के क्रम में, आपने उसको देखा होगा, फिर भी मैं यहाँ पर आपको सामान्यतः इसकी आवृत्ति में करा देता हूँ। तो सबसे पहले नंबर में एक क्रम आपको समझना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले सामानाधिकरण ग्रह होता है, इसको भूय दर्शन कहते हैं। ये इसका आकार हम जब बनाते हैं, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र बन्ही। उसके अनंतर व्याप्ति ग्रह होता है। जब हमको भूय दर्शन हुआ, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र बन्ही, हमने बार बार जब देखा तो हमको निश्चय हो जाता है कि ये जो धूम है बन्नी का व्याप्य है, अर्थात धूम में बन्नी की व्याप्ति है। अब यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग हुआ, व्याप्ति, तो मैं समझता हूँ आप लोग परिचित होंगे। फिर भी व्याप्ति क्या है, कोई प्रश्न पूछे तो अन्नम भट्ट ने बहुत बढ़िया लिख दिया, साहचर्य नियमो व्याप्ति। साहचर्य का जो नियम है, साहचर्य का अर्थ करना है सामानाधिकरण्य। तो सामानाधिकरण्य का जो नियम है उसको व्याप्ति कहते हैं। तो सामानाधिकरण दोनों में है, धूम में भी है, बन्नी में भी है। धूम और बन्नी दोनों एक ही अधिकरण में रहते हैं, पर्वत में है, महानस में है, चत्वर में है, कुछ उदाहरण प्रसिद्ध हैं। तो जहां भी जिन अधिकरण में धूम विद्यमान है उन अधिकरणों में अग्नि भी विद्यमान है। एक ही अधिकरण में रहने के कारण धूम और अग्नि दोनों समानाधिकरण हो गए, अर्थात धूम का सामानाधिकरण्य अग्नि में है और अग्नि का सामानाधिकरण्य धूम में है। ये तो हो गया सामानाधिकरण्य। अब केवल सामानाधिकरण व्याप्ति ऐसा कहेंगे तो सामानाधिकरण धूम में भी है और सामानाधिकरण अग्नि में भी है, तो दोनों में व्याप्ति रहेगी। किंतु ऐसी बात तो है नहीं, व्याप्ति केवल धूम में है। क्यों? क्योंकि सामानाधिकरण का जो नियम है वो व्याप्ति है। धूम नियमतः अग्नि का समानाधिकरण है। अग्नि कभी धूम का समानाधिकरण होता है, कभी धूम का समानाधिकरण नहीं होता। कदाचित अग्नि जैसे जो तप्ताय गोलक है, तप्त जो लोहे का पिंड है उसमें अग्नि है, बन्नी है, किंतु वहां धूम नहीं है, तो वहां पर अग्नि धूम का समानाधिकरण नहीं है। तो बन्नी कदाचित धूम का समानाधिकरण है, कदाचित धूम का समानाधिकरण नहीं है, किंतु धूम सर्वदैव बन्नी का समानाधिकरण होता है। जहां भी धूम रहेगा, धूम का जो भी अधिकरण होगा वहां पर बन्नी विद्यमान है। अतः धूम में नियमतः बन्नी का सामानाधिकरण है, अर्थात धूम में बन्नी का सामानाधिकरण का नियम है। ये जो सामानाधिकरण का नियम है इसको हम कहते हैं व्याप्ति। ठीक, और जिसमें व्याप्ति रहे उसको हम कहते हैं व्याप्य। व्याप्यो नाम व्याप्त्याश्रय, व्याप्ति का जो आश्रय होता है उसको हम व्याप्य कहते हैं। तो व्याप्ति किसमें है? सामानाधिकरण का नियम किसमें है? धूम में है। तो सामानाधिकरण का नियम ही व्याप्ति है, अर्थात धूम में व्याप्ति है। तो धूम में व्याप्ति होने के कारण धूम व्याप्य हो गया। किसका व्याप्य हुआ? तो किसका सामानाधिकरण का नियम है? धूम में बन्नी का, अर्थात धूम बन्नी का व्याप्य हुआ। तो हमको व्याप्ति ग्रह हो गया बन्नी व्याप्यो धूमः। यह जो धूम हमको रसोई घर में दिखाई दे रहा है वो बन्नी का व्याप्य है।
इस धूम में बनने का सामानाधिकरण का नियम है। ये जो हमको ज्ञान हुआ, इस ज्ञान का नाम हमने रख दिया व्याप्ति ग्रह। ठीक, तो सबसे पहले भूयो दर्शन अथवा सामानाधिकरण ग्रह हुआ, उससे व्याप्ति ग्रह होता है। तो व्याप्ति ग्रह के प्रति कौन कारण है? भूयो दर्शन कारण है। इस पर यद्यपि ये अंतिम समाधान नहीं है, इस पर काफी चर्चा ग्रंथकारों ने की है कि व्याप्ति ग्रह का उपाय क्या है। ठीक है, किंतु प्रथमतः प्राथमिक स्तर में हम लोग कह सकते हैं कि भूयो दर्शन व्याप्ति ग्रह के प्रति कारण होता है। ठीक, तो ये हुआ दूसरा नंबर व्याप्ति ग्रह। उसके अनंतर वो जो व्यक्ति है जिसने रसोई घर में बार बार देख करके निश्चय कर लिया कि धूम बनने का व्याप्य है, वो कदाचित पर्वत आदि में चला गया, तो पर्वत में दूर से देखता है कि पर्वत में धुआं है, तो उसको ज्ञान हो गया धूमवान पर्वतः, यह पर्वत धुआं वाला है, धूमवान अयम पर्वतः। ये तो प्रत्यक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष वो अपने आंखों से धूम को देख रहा है पर्वत में। तो ये जो ज्ञान हुआ, इस ज्ञान का नाम है पक्षधर्मता ज्ञान। ठीक है, आपको एक क्रम में अभ्यास करना है अच्छे से, और ये ज्ञान का जो नाम है उसको भी ज्ञात करना है, और उसका जो आकार है। ठीक है, इसके बारे में आगे हम लोग फिर चर्चा करेंगे, आगे भी आकार के बारे में। ये इसको भी आप आकार है, ये भी आकार है, धूममान पर्वतः। तो पक्षधर्मता ज्ञान कब हुआ? जब वो पर्वत में गया, पर्वत में जाकर धूम को देखा, तो पर्वत में जो धूम का उसको ज्ञान हुआ। तर्क संग्रह में लिखा है अन्नम गट्ट ने, व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्वम पक्षधर्मता। ठीक है, अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह में लिखा है व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्वम पक्षधर्मता। तो व्याप्य कौन है? धूम है। हमने जान लिया कि धूम व्याप्य है, उसका पर्वत में रहना, पर्वत अर्थात पक्ष में रहना, यही पक्षधर्मता है। तो धूमवान पर्वतः, ये जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, उस ज्ञान का नाम है पक्षधर्मता ज्ञान। ठीक, जब उसको पक्षधर्मता ज्ञान होगा, जब वो पर्वत में धूम को देखेगा, तो उसको क्या होगा? उसको व्याप्ति का स्मरण होगा कि उसने मानस में बार बार देख करके जान लिया था कि वन्य व्याप्य धूम, ये उसको व्याप्ति का अनुभव हुआ था। रसोई घर में जो व्याप्ति का ज्ञान हुआ, ग्रह शब्द का अर्थ है ज्ञान, व्याप्ति का ज्ञान हुआ, वह ज्ञान अनुभवात्मक ज्ञान है, वो अनुभव है, इंद्रियों के द्वारा उसको ज्ञान हुआ। अभी पर्वत के सामने जब उसने धूम को देखा, धूम को देखने के अनंतर व्याप्ति का स्मरण हुआ। धूम को देखने के अनंतर व्याप्ति का स्मरण क्यों हुआ? क्योंकि एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधिनम स्मारयति। यदि कोई दो संबंधी है, एक संबंधी का जब ज्ञान होता है, वो दूसरे संबंधी का स्मरण करा देता है। एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधिनम स्मारयति। तो धूम में व्याप्ति है, ये हमने जाना है, तो धूम और व्याप्ति दोनों आपस में संबंधी हो गए। तो जब हमने धूम को देखा तो हमको व्याप्ति का स्मरण हुआ। तो कैसा व्याप्ति स्मरण का आकार क्या होगा? वन्य व्याप्य धूम। जिस प्रकार का अनुभव हुआ था, यादृश अनुभव होता है, उसी प्रकार का स्मरण भी होता है। तो वन्य व्याप्य धूम, पहले रसोई घर में व्याप्ति का अनुभव हुआ था, अब पर्वत में व्याप्ति का स्मरण हुआ कि ये जो धूम हमको पर्वत में दिखाई दे रहा है, यह धूम वन्य का व्याप्य है। ठीक, उसके अनंतर एक विशिष्ट ज्ञान होता है। अब देखिए, पर्वत में दो ज्ञान हो गए, एक तो हुआ धूमवान पर्वतः, ये पर्वत धूम वाला है। फिर हमको व्याप्ति का स्मरण हुआ कि ये धूम वन्य का व्याप्य है। ये दोनों ज्ञान मिलकर के एक विशिष्ट ज्ञान को उत्पन्न करते हैं, वन्य व्याप्य धूमवान पर्वतः। ठीक है, ये जो पर्वत है सामान्य पर्वत नहीं है, ये धूम वाला भी है, सामान्य धूम वाला नहीं है, वन्य व्याप्य धूम वाला है। ठीक है, तो वन्य व्याप्य धूमवान पर्वतः। ठीक, तो ये हो गया, ये जो ज्ञान उत्पन्न हुआ कि वन्य का व्याप्य जो धूम, तार से धूम वाला है पर्वत है, ये जो विशिष्ट ज्ञान हुआ, इस ज्ञान का नाम है परामर्श। इसको लिंग परामर्श भी कहते हैं। ठीक, जब आपको ये परामर्श हो जाएगा कि वन्य व्याप्य धूम वाला ये पर्वत है, तब आपको निश्चय हो जाएगा कि पर्वतो वन्यमान, पर्वत में आग है। अग्नि को अपने आंखों से आपने देखा नहीं, फिर भी आपको निश्चय हो गया कि पर्वतो वन्यमान। ये निश्चयात्मक ज्ञान है, ये प्रमा है। इस प्रमा का नाम है अनुमिति। ठीक है, तो इस क्रम से हमको अनुमिति की उत्पत्ति होती है। ये तो एक उदाहरण में हमने समझा। अब हम आपको फॉर्मूला बताते हैं, जिस फॉर्मूले के आधार पर आप सब जगह पर समझ सकते हैं कि हमको करना क्या है, किस प्रकार से समझना है, परामर्श क्या है, व्याप्ति क्या है। ठीक, तो किसी उदाहरण में आपको पूछा गया कि इस उदाहरण में परामर्श का स्वरूप आप बताओ, व्याप्ति ज्ञान का स्वरूप बताओ, ठीक है, क्रम बताओ, अनुमिति की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो आपको एक हम फॉर्मूला बता देते हैं, है ना, इसको हम आकार कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे मैंने पहले चर्चा की थी, तो हमको ज्ञान का आकार ज्ञात होना चाहिए, उसका क्रम ज्ञात होना चाहिए, फिर आपको कहीं भी समस्या नहीं होगी। ठीक, तो सबसे पहले भूयो दर्शन होगा,
तो उसका फॉर्मूला हमने बता दिया, आकार हमने आपको बताया, यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्यम। जैसे हम पर्वत में बनने की अनुमति करने जा रहे हैं धूम हेतु के द्वारा, तो वहां पर हेतु धूम है और बन्नी साध्य है, ठीक है। तो यहाँ तो बन्नी साध्य है, धूम हेतु है, तो हमने इसको समझ लिया। किंतु अन्यत्र अन्य साध्य होंगे, भिन्न हेतु होगा, तो वहां पर हम क्या करेंगे, तो यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्यम। ये जो आकार है, जो फॉर्मूला है, इसको आप अभ्यास कर लेंगे तो आपको देखना है कि उस अनुमान, जो अनुमान का प्रयोग किया जा रहा है, वहां पर हेतु क्या है, साध्य क्या है। तो हेतु की जगह आप हेतु को लाकर फिट कर दीजिए और साध्य की जगह साध्य को लाकर फिट कर दीजिए, ठीक है। हम आपको उदाहरण भी समझाएंगे, ठीक। उसके दूसरे नंबर में क्या होना है, व्याप्ति ग्रह होना है। तो व्याप्ति ग्रह का आकार बनेगा साध्य व्याप्य हेतु, ठीक। बन्नी व्याप्य धूम यहाँ जो हो रहा था, यहाँ पर आपको फॉर्मूला हमने बता दिया, आकार, व्याप्ति ग्रह का आकार क्या है, तो साध्य व्याप्यो हेतु, ठीक। साध्य का व्याप्य हेतु होगा। तीसरे नंबर में पक्षधर्मता ज्ञान होगा, उसका आकार क्या होगा, हेतुमान पक्ष, ठीक। चौथे नंबर में जो व्याप्ति स्मरण होगा, उसका आकार होगा साध्य व्याप्य हेतु। व्याप्ति ग्रह का जो आकार होगा, व्याप्ति स्मरण का भी वही आकार होगा। फिर परामर्श होगा, उसका आकार होगा साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष। फिर अनुमिति का आकार होगा पक्ष साध्यवान, ठीक। ये हो गया आकार, इसको आप फार्मूला कह सकते हैं। इस फार्मूले के आधार पर आप सब जगह पर बातों को समझ सकते हैं, ठीक। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आत्मा नित्य विभुत्वात्, ठीक। यहाँ पर आप एक दृष्टांत भी रख सकते हैं, आत्मा नित्य विभुत्वात् आकाशवत, ठीक। तो ये हुआ अनुमान प्रयोग स्थल, इसको क्या कहेंगे, अनुमान प्रयोग स्थल। जैसे पर्वतो वन्यमान धूमात यथा महानसम, ये अनुमान प्रयोग स्थल। उससे हमको ज्ञात होगा कि पक्ष क्या है, साध्य क्या है, हेतु क्या है, दृष्टांत क्या है। चार चीज समझना है आपको, पक्ष, साध्य, हेतु, दृष्टांत। तो आत्मा पक्ष है, आत्मा में हम नित्यत्व सिद्ध कर रहे हैं, तो साध्य हो गया नित्यत्व, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बान मान आदि मधु वर्ष प्रत्यय नहीं है, हम अपने तरफ से तो लगा देंगे, तो नित्यत्व साध्य है। और हेतु क्या है, विभुत्व, पंचमी विभक्ति हटा करके जो प्रकृति बचता है, तार से प्रकृति का जो अर्थ है, प्रकृति अर्थ, वो आपका हेतु होगा, ठीक। तो आत्मा पक्ष है, नित्यत्व साध्य है, विभुत्व हेतु है, और जो आकाश आदि रहेंगे वो दृष्टांत होंगे। तो आपने समझ लिया पक्ष, साध्य, हेतु। तो इसके आधार पर हम घटाते हैं। सबसे पहले क्या होना है, सामानाधिकरण ग्रह होना है, भूय दर्शन होना है। उसका फॉर्मूला क्या है, यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्यम, ठीक। अब आप यहाँ पर अपने मन से घटाकर देख लीजिए कि आत्मा नित्य विभुत्वादि से उदाहरण में, इस अनुमान प्रयोग स्थल में भूय दर्शन अथवा सामानाधिकरण ग्रह का आकार क्या होगा, ठीक। तो आपने सोचा, आप परीक्षण करिए, यत्र यत्र विभुत्वम तत्र तत्र नित्यत्वम, ठीक है। हेतु हो गया आपका विभुत्व और साध्य हो गया आपका नित्यत्व। तो यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्यम, यत्र यत्र विभुत्वम तत्र तत्र नित्यत्वम। ये सही है कि नहीं, ये भी हमको देखना है, केवल बोलना नहीं है, परीक्षण भी करना है। तो देखिए विभुत्व कहाँ है, आकाश में है, काल में, उनमें नित्यत्व ही नहीं है। आकाश में नित्य है, काल में नित्य है, अर्थात ये जो व्याप्ति ग्रह, ये जो सामानाधिकरण ग्रह हमको हो रहा है वो सही है। तो सामानाधिकरण ग्रह के बल पर, भूय दर्शन के बल पर क्या होगा, व्याप्ति ग्रह होगा, ठीक है। तो व्याप्ति ग्रह होगा साध्य व्याप्य हेतु। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर व्याप्ति ग्रह का आकार क्या बनेगा, ठीक। तो आपने बनाया होगा, परीक्षण इसमें मिलाइए, नित्यत्व व्याप्यम विभुत्वम, साध्य है नित्यत्व और उसका व्याप्य हेतु, साध्य का व्याप्य हेतु होना है, तो नित्यत्व का व्याप्य विभुत्व है, नित्यत्व व्याप्यम विभुत्वम, ठीक। अब यहाँ पर व्याप्य शब्द का प्रयोग है, तो आप लोग जानते हैं, व्याकरण पढ़े हैं, ठीक है। हेतु है पुल्लिंग शब्द है, इसलिए व्याप्य प्रयोग किया गया, और यहाँ विभुत्वम नपुंसकलिंग का प्रयोग है, इसलिए व्याप्यम प्रयोग किया गया है। तो शब्द का प्रयोग आपको व्याकरण के नियम से देखना है, पुल्लिंग का प्रयोग है, स्त्रीलिंग का प्रयोग है, नपुंसकलिंग का प्रयोग है, उसके आधार पर व्याप्य, व्याप्या, व्याप्यम, ये प्रयोग आपको समझना है। अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नित्यत्व व्याप्यम विभुत्वम इत्याकारक आपको व्याप्ति ग्रह हुआ। उसके अनंतर क्या होना है, पक्ष धर्मता ज्ञान होना है, हेतुमान पक्ष। यहाँ पर आप घटाकर देख लीजिए, ठीक। तो आपने बनाया, आप परीक्षण करिए, विभुत्ववान आत्मा, विभुत्व हेतु है और आत्मा पक्ष है, हेतुमान पक्ष है, तो विभुत्ववान आत्मा, ये जो ज्ञान हुआ होगा, इस ज्ञान का नाम होगा पक्ष धर्मता ज्ञान, ठीक। उसके अनंतर व्याप्ति का स्मरण होगा, जिसका आकार आप जानते हैं पहले से, साध्य व्याप्य हेतु, नित्यत्व व्याप्यम विभुत्वम। उसके अनंतर एक विशिष्ट ज्ञान होगा जिसका नाम है परामर्श,
आप यहाँ पर परामर्श बनाइए, क्या बनेगा? ठीक, अब देखिए, परीक्षण करिए, मिलाकर देख लीजिए। नित्यत्व व्याप्य विभुत्ववान आत्मा, नित्यत्व व्याप्य है विभुत्व, साध्य हो गया नित्यत्व, उसका व्याप्य हेतु है, और उसको ले जाकर पक्ष में जोड़ देना है। नित्यत्व व्याप्य विभुत्ववान आत्मा, जैसे बन्य व्याप्य धूमान पर्वतः, ये हो गया परामर्श। उसके अंदर क्या होना है? अनुमिति, पक्ष साध्यवान। ठीक है, आत्मा नित्यत्ववान, आत्मा हो गया आपका पक्ष, उसमें नित्यत्व आप सिद्ध कर रहे हैं। जैसे पर्वतो बन्यमान आप हम अनुमिति करते हैं, उसी प्रकार से आत्मा नित्यत्ववान, पक्ष साध्यवान। इसको आप आत्मा नित्य ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि नित्यत्ववान का अर्थ होता है नित्य, तो आत्मा नित्य, ये हो गई अनुमिति। तो ये हो गया क्रम। इस क्रम को आपको अच्छे से समझना है, अभ्यास करना है कई उदाहरणों में। ठीक, अब इस क्रम को देखकर आपने समझा क्या कि जो अनुमिति होती है सबसे छठे नंबर पर, अनुमिति से पहले क्या हो रहा है? परामर्श हो रहा है। ठीक, परामर्श से पहले क्या हो रहा है? व्याप्ति का स्मरणात्मक ज्ञान हो रहा है, ये भी व्याप्ति ज्ञान है। तो व्याप्ति ज्ञान से परामर्श की उत्पत्ति हुई, परामर्श से अनुमिति की उत्पत्ति हुई। ठीक, तो परामर्श बन जाएगा व्यापार, तज्जन्यत्व सति तज्जन्य जनकत्व, तत्से आप लीजिए व्याप्ति ज्ञान, तज्जन्य परामर्श है, फिर तत्से लीजिए व्याप्ति ज्ञान, तज्जन्य अनुमिति का जनक परामर्श है, तो परामर्श में व्यापार का लक्षण घट जाएगा, तो परामर्श हो गया व्यापार, और व्यापार का जनक जो असाधारण कारण है व्याप्ति ज्ञान, हो गया कारण। ठीक है, अतः ग्रंथकार ने कहा, क्या कहा? व्यापारस्तु परामर्श कारणम व्याप्तिधीर भवेत अनुमायाम। ठीक है, व्याप्ति ज्ञानम कारणम परामर्श व्यापार। ठीक, तो आपको अभी स्पष्ट हो गया होगा। अब ये जो ग्रंथकार ने कहानी सुनाई थी, अब हमने आपको एक कहानी अभी सुनाई, दोनों मिलाकर देख लीजिए कहाँ गड़बड़ी है। ठीक, तथा येन पुरुषेण महान साधु धूमे बंधेर व्याप्तिर गृहीता। ठीक, कोई एक व्यक्ति है, पुरुष मतलब यहाँ केवल पुरुष से संबंध नहीं है, कोई व्यक्ति है जिसने महान शादी में बार बार देख करके धूम में बंदी का जो व्याप्ति है उसका ग्रहण किया, उसका ज्ञान किया, तो व्याप्ति ग्रह हो गया। तो पहले भूयो दर्शन हुआ। ठीक है, भूयो दर्शन है ना, ये आपको समझ लेना है। तो भूयो बार बार देख करके धूम में व्याप्ति का ग्रहण किया। उसके अनंतर सैव पुरुष क्वचित पर्वत आदौ अविच्छिन्न मूलाम धूम रेखाम पश्यति। यहाँ पर एक शब्द इन्होंने प्रयोग किया है ग्रंथकार ने, अविच्छिन्न मूलाम धूम रेखाम पश्यति। ये महत्वपूर्ण है। कई बार एक प्रश्न लोग पूछ देते हैं, आप कहते हो यत्र यत्र धूम तत्र बन्नी। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए दो पर्वत है, एक पर्वत में आग जल रही है, अब हवा जो है धुएं को उड़ा करके दूसरे पर्वत के तरफ ले गया, तो दूसरे पर्वत में हमको धुआं दिखाई दे रहा है, तो वहां तो अग्नि है नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि यत्र यत्र धूम तत्र अग्नि? ठीक है, कई बार जैसे पुराने जमाने जो ट्रेन होते थे, कोयले से जो चलता था, तो ट्रेन तो गया आगे दौड़ करके, धुआं तो पीछे तक दिखाई, दूर तक दिखाई दे रहा है, तो जहां हमको धुआं दिखाई दे रहा है जिस अधिकरण में, वहां तो अग्नि है नहीं, तो आप कैसे बोल सकते हो यत्र यत्र धूम तत्र अग्नि? तो ये तो सही उदाहरण नहीं है। इस प्रकार के लोग प्रश्न करते हैं, तो उसके लिए आप ग्रंथकार ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया, अविच्छिन्न मूलाम धूम रेखाम पश्यति। सारे धूम बनने की अनुमति नहीं कराते। ठीक है, अविच्छिन्न मूल जो धूम होता है, अविच्छिन्न मूल जो धूम, जिस धूम का मूल के साथ संबंध विच्छेद नहीं हुआ है। ठीक, इसका अर्थ क्या हुआ कि जहां से धूम की उत्पत्ति हुई है वहां पर हम अग्नि की अनुमति करते हैं। ठीक है, तो धुआं उड़ता हुआ आया तो हम लोग देखते हैं ना कहाँ से आ रहा है, उसके मूल तक जाते हैं, तो मूल पता लगा तब तो वहां अग्नि की अनुमति होगी। यदि हमको पता चल गया लेकिन तो एकदम छिन्न भिन्न हो गया है, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से आ रहा है, तो वो जो धूम है वो अग्नि की अनुमति नहीं करा सकता। तो अविच्छिन्न जो मूल धूम रेखा है उसको देखता है। ठीक, ये ग्रंथकार ने यहाँ पर स्पष्ट किया है। तो उसने देखा, अर्थात ये हुआ पक्ष धर्मता ज्ञान। पर्वत में उसने अविच्छिन्न मूल धूम को देखा, अर्थात उसको हो गया पक्ष धर्मता ज्ञान, अयम पर्वत धूमवान। ठीक, उसके अनंतर उसको व्याप्ति का स्मरण होगा, धूम बन्य व्याप्य इत्येवं रूपम व्याप्ति स्मरणम तस्य भवति। ठीक, एक क्रम है। उसके अनंतर क्या होगा? बन्य व्याप्य धूमवान अयम, बन्य व्याप्य धूमवान अयम अर्थात पर्वतः, ये हो गया परामर्श, सएव परामर्श इत्युच्यते। ठीक, तदनंतरम पर्वतो वन्यमान इति अनुमितिर जायते। उसके अनंतर पर्वतो वन्यमान ये जो ज्ञान उत्पन्न होता है, इस ज्ञान का नाम है अनुमिति। ठीक, तो ये जो क्रम हमने आपको समझाया बिंदु बना करके,
बिंदुवार क्रम से हमने आपको समझाया, यहाँ पर ग्रंथकार ने भी उसी क्रम को यहाँ पर समझाया है। ठीक, तो इस क्रम को आप अच्छे से समझ लेंगे तो आगे कोई तो आपके समझ में आ गया अब, क्योंकि परामर्श व्यापार कैसे समझ में आया, व्याप्ति ज्ञान करण कैसे समझ में आया। जब आप अनुमिति की उत्पत्ति क्रम को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको यहाँ कोई समझने में दिक्कत नहीं होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ग्रंथकार क्या कहते हैं। ज्ञायमानम लिंगम तो करणम नहीं, अनागतादि लिंगेन न स्याद् अनुमितिस्तदा। ये कारिका है। अत्र प्राचीनास्तु व्याप्यत्वेन ज्ञायमानं लिंगम अनुमितिकरणमिति वदन्ति तद्दूषयति ज्ञायमानम् इति। ग्रंथकार ने क्या कहा, व्यापारस्तु परामर्श करणम व्याप्तिधीर भवेत्, ऐसा कहा, करणम व्याप्तिधीर भवेत्, तो व्याप्ति ज्ञान को कारण बताया। तो जो प्राचीन थे तो प्राचीन क्या कहते थे कि व्याप्यत्वेन ज्ञायमान जो लिंग होता है वो अनुमिति का कारण होता है। अनुमिति का कारण किसको बताते थे, ज्ञायमान लिंग को। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह, लीनम अर्थम गमयति लिंगम, चिन्ह जो जिस चिन्ह के आधार पर हम किसी दूसरे को जानते हैं। लीन जो छिपा हुआ अर्थ है अग्नि, उसको जो बताता है उसको लिंग कहते हैं। लीनम अर्थम गमयति बोधयति। ठीक, धूम को देख करके जो बन्नी छिपा हुआ है उसको हम जानते हैं, अतः धूम को लिंग कहा गया है। ठीक है, अर्थात सामान्यतः आप कह सकते हैं जो हेतु होता है वही लिंग होता है। तो ज्ञायमान जो हेतु है, ज्ञायमान शब्द का अर्थ होता है ज्ञान का विषय। तो ऐसा धूम जो ज्ञान का विषय हो वह अनुमिति का कारण है। तो लिंग को उन्होंने अनुमिति का कारण बताया, हेतु को अनुमिति का कारण बताया। ऐसा हेतु जिस हेतु का हमको ज्ञान हो रहा है, अज्ञात हेतु नहीं, ज्ञायमान जो हेतु है वो अनुमिति का कारण होता है। क्योंकि पर्वत में धूम है, ठीक है, और धूम का ज्ञान हमको हो रहा है तब जाकर के बनने की अनुमति होती है। तो पर्वत में ज्ञान विषयभूत जो धूम है वही अनुमिति का कारण है इति प्राचीनः वदन्ति। और वो धूम व्याप्य भी है, अयम धूमः व्याप्य है भी ज्ञान है, व्याप्य तो न ज्ञायमान धूम है, जिस धूम में व्याप्ति ज्ञान भी है, ऐसा जो धूम है वो अनुमिति के प्रति कारण है। तो धूम को उन्होंने अनुमिति का कारण बताया। तो नवीन कहते हैं नहीं, उसमें थोड़ी गड़बड़ी है। तद्दूषयति ज्ञायमानम इति, ज्ञायमानम लिंगम तो कारणम नहीं, ज्ञायमान जो लिंग है ज्ञान विषयभूत जो हेतु है वो अनुमिति का कारण नहीं होता। कहेगा क्यों नहीं होता, क्या दिक्कत है, धूम को देख करके तो अनुमिति होती है, तो धूम तो अनुमिति के प्रति कारण है बनने की अनुमिति के प्रति। तो कहेंगे नहीं, उसमें व्यभिचार है, अनागतादि लिंगेन न स्याद् अनुमितिस्तदा। ठीक, अब देखिए, लिंगस्य अनुमित्य कारणत्वे युक्तिमाह, लिंग अनुमिति का कारण नहीं है, इसमें ग्रंथकार युक्ति बता रहे हैं। क्यों लिंग अनुमिति का कारण नहीं है, हेतु को अनुमिति का कारण मानने में क्या बाधा है, क्या समस्या है, कौन सा प्रतिबंधक है। तो अनागतादीति। ठीक, यदि अनुमितो लिंगम कारणम स्यात् तदा अनागतेन लिंगेन विनष्टेन च लिंगेन अनुमितिर् न स्यात्, अनुमिति कारणस्य लिंगस्य तदानीम अभावात्। अब देखिए इसको समझते हैं। जैसे एक उदाहरण हम दिए आपको, इयम यज्ञशाला बन्नीमती आसीत अतीत धूमात। ठीक, हम कहीं गए, यज्ञ समाप्त हो गया था, तो यज्ञशाला है, तो यज्ञशाला में जो हमको पता चलता है कि यहाँ यज्ञ हुआ था, उसमें कुछ कालीमा दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पर हवन हुआ था, हमको ज्ञात होता है, तो हम अनुमान करते हैं कि ये यज्ञशाला बन्नीमती आसीत, पूर्व काल में बन्नीमती थी यज्ञशाला। हेतु क्या है, अतीत धूमात, क्योंकि यहाँ अतीत काल में वर्तमान भूतकाल में धुआं था। ठीक, तो भूतकालीन धूम के द्वारा भूत अग्नि का हम अनुमान कर रहे हैं। ये यज्ञशाला बन्नीमती आसीत अतीत धूमात। इस प्रकार से अतीत धूम के द्वारा हम अतीत बनने की अनुमति करते हैं। किंतु अनुमति हम कब करते हैं, अनुमति हम अतीत काल में कर रहे हैं कि वर्तमान काल में कर रहे हैं, अनुमति हम वर्तमान काल में कर रहे हैं। जब यज्ञ समाप्त हो चुका है तो वर्तमान में हम यज्ञशाला को हमने देखा, फिर हमने अनुमान किया कि एयम यज्ञशाला बन्नीमती आसीत अतीत धूमात। अनुमति कब हो रही है, वर्तमान काल में। वर्तमान काल में हम किसकी अनुमति कर रहे हैं, अतीत जो अग्नि है उसकी अनुमति कर रहे हैं। ठीक, और आपने क्या कहा, अनुमिति के प्रति कारण कौन है, जो ज्ञायमान लिंग है वो अनुमिति के प्रति कारण है। तो कारण को कार्य के पूर्व में रहना चाहिए। कार्य क्या है, अनुमिति है,
अनुमिति की उत्पत्ति कब हो रही है? वर्तमान काल में हो रही है। तो वर्तमान काल में जब अनुमिति की उत्पत्ति हो रही है, उसके अव्यवहित पूर्वक क्षण में जो ज्ञान विषयीभूत जो लिंग है, जो धूम है, वो विद्यमान है क्या? नहीं है। धूम तो पहले नष्ट हो चुका है। अतीत धूम को तो हमने हेतु बनाया है यहाँ पर। वर्तमान में तो हमको वहां धूम दिखाई नहीं दे रहा है। तो वर्तमान में हम बनने की अनुमति कर रहे हैं, अतीत बनने की अनुमति कर रहे हैं, किंतु अनुमति के अव्यवहित पूर्वक क्षण में जो अतीत धूम रूप हेतु है, जिसको आप कारण बना रहे हैं, वो तो विद्यमान ही नहीं है। तो कारण तो विद्यमान है नहीं और कार्य की उत्पत्ति हो रही है, ऐसा आपको मानना पड़ेगा। जब आप अतीत धूम को कारण मानेंगे, कारण मानेंगे, तो वर्तमान में अतीत धूम रूप कारण विद्यमान नहीं है, किंतु अनिमित रूप कार्य उत्पन्न हो रहा है। तो बिना कारण के कार्य उत्पन्न हो, ये क्या है? व्यभिचार है, व्यतिरेक व्यभिचार। कारणाभावे कार्य सत्वम। ठीक। उसी प्रकार से एक और उदाहरण लीजिए यहीं पर, इयम यज्ञशाला बन्नीमती भविष्यति भावी धूमात। कहीं पर हमने देखा कि कार्य चल रहा है, सब घोषणा हो गया कि यहाँ पर यज्ञ होने वाला है, कुंड हवन कुंड सब तैयार हो गया, तब हम वहां पर क्या अनुमान कर सकते हैं? इयम यज्ञशाला बन्नीमती भविष्यति भावी धूमात। तो भावी धूम रूप हेतु के द्वारा भावी बनने की हम अनुमिति करते हैं। कब? वर्तमान काल में। अनुमिति तो हम अभी कर रहे हैं ना। ये यज्ञशाला बन्नीमती भविष्यति, ये हम अनुमिति कब कर रहे हैं? अभी वर्तमान काल में कर रहे हैं। तो वर्तमान काल में जो अनुमिति हम कर रहे हैं, उस अनुमिति के प्रति कारण कौन है? ज्ञायमान लिंग। तो इसमें लिंग कौन है? हेतु कौन है? भावी धूम। तो भावी धूम रूप जो हेतु है, वो वर्तमान काल में उपस्थित है क्या? नहीं है। ठीक है। तो ज्ञायमान लिंग के न रहने पर भी, कारण के न रहने पर भी अनुमिति रूप कार्य उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अतः कारणाभावे कार्य सत्वम, ये बेविचार हो जाएगा। ठीक है। तो अनागत आदि जो लिंग है, अनागत जो अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, और आदि से जो बाद में उत्पन्न होने वाला है, भावी धूम, ठीक, उसके द्वारा भी अनुमिति उत्पन्न होती है, किंतु नश्यात, वो अनुमिति अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर कारण विद्यमान नहीं है। ठीक, बेविचार हो गया। इसी बात को ग्रंथकार ने कहा, यदि अनुमितो लिंगम कारणम स्यात् तदा अनागत लिंगे न, जो लिंग जो हेतु अभी उत्पन्न नहीं हुआ, अर्थात बाद में उत्पन्न होने वाला है, भावी धूम, और जो विनष्ट विनष्टेन से लिंगे ना, जो धूम नष्ट हो चुका है, जो अतीत धूम, उसके द्वारा अनुमिति नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? अनुमिति कारणस्य, अनुमिति का कारण कौन है? लिंग है, हेतु है, वह उस तदानीम अर्थात वर्तमान काल है, जिस समय में अनुमिति की उत्पत्ति हो रही है, उस समय में वह लिंग विद्यमान नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? तो अतीत धूम के द्वारा बनने की अनुमति होती है वर्तमान काल में, और भावी धूम के द्वारा भावी बनने की अनुमति होती है वर्तमान काल में। उस समय में अतीत धूम रूप जो लिंग भी विद्यमान नहीं है, भावी धूम रूप जो हेतु भी विद्यमान न होने के कारण वहां पर बेविचार हो जाएगा, क्योंकि अनुमति उत्पन्न हो रही है, कारण विद्यमान नहीं है। अतः अतीत धूम को हम अनुमति के प्रति कारण नहीं मान सकते, ज्ञायमान लिंग को हम अनुमति के प्रति कारण नहीं मान सकते। अभी तो लिंग ज्ञानम कारणम, इसलिए लिंग का जो ज्ञान है, हेतु का जो ज्ञान है, व्याप्ति ज्ञान क्या है? हेतु का ज्ञान है। तो हेतु का जो ज्ञान है, उसको हम अनुमिति के प्रति कारण मानते हैं। ठीक, इस प्रकार की चर्चा हमने पहले भी सामान्य लक्षण निरूपण के क्रम में आपने पढ़ा है। ज्ञायमानम सामान्यम न प्रत्याशक्ति, ज्ञान विषयभूत जो सामान्य है वो सन्निकर्ष नहीं है। अभी तो सामान्य विषयकम ज्ञानम सन्निकर्षः। ठीक, ज्ञायमानम लिंगम न अनुमिति कारणम, अभी तो लिंग ज्ञानम अनुमिति कारणम। ठीक, तो ये जो चर्चा हमने पूर्व जो चर्चा पहले भी हम इस प्रकार की चर्चा कर चुके हैं, उसी के आधार पर ग्रंथकार सब जगह पर विषय की कारणता नहीं बता रहे हैं, ज्ञान की कारणता बता रहे हैं। ठीक है। तो अतीत धूम भले वर्तमान काल में विद्यमान न हो, किंतु अतीत धूम का ज्ञान तो हमको वर्तमान काल में विद्यमान है। तो अतीत धूम के ज्ञान के रहने के कारण वर्तमान काल में कारण विद्यमान है, व्याप्ति ज्ञान रहने के कारण अनुमिति होने में कोई बाधा नहीं होगी। भावी धूम के न रहने पर भी भावी धूम विषय जो ज्ञान है, व्याप्ति ज्ञान, वो वर्तमान काल में विद्यमान होने के कारण उसके बल पर हमको अनुमिति हो जाएगी, तो कोई व्यभिचार नहीं होगा। ठीक, स्पष्ट है? आगे बढ़ते हैं। परामर्श क्या है, ये प्रश्न किसी ने पूछा। ठीक, तो परामर्श का लक्षण ग्रंथकार बता रहे हैं, व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्वदिहि परामर्श उच्यते। व्याप्यस्य, व्याप्य का अर्थ ग्रंथकार करेंगे व्याप्ति विशिष्टस्य, पक्षवृत्तित्व ज्ञान, जो व्याप्ति विशिष्ट है धूम, व्याप्ति विशिष्ट जो धूम है, बन्नी व्याप्य जो धूम है, उसका पक्षवृत्तित्व ज्ञान, पक्ष में रहने का ज्ञान, धूम पक्ष में रहता है, ऐसा जो ज्ञान है उसी को हम परामर्श कहते हैं। ठीक है।
व्याप्ति विशिष्टस्य हेतोः, व्याप्ति विशिष्ट जो हेतु होगा, जो लिंग होगा, उसका पक्षेण सह, पक्ष के साथ, वैशिष्ट्यावगाई, वैशिष्ट शब्द का अर्थ होता है संबंध। तो हेतु और पक्ष का जो संबंध है, तार्य संबंधावगाई जो ज्ञान है, वो है परामर्श है, और वो अनुमिति के प्रति जनकम कारणम, परामर्श कारण है, कारण होने से वो व्यापार बन रहा है। ठीक, तच्च, अब परामर्श का आकार बना रहे हैं। ठीक है, छोटा सा आकार बना रहे हैं ग्रंथकार। पक्षे व्याप्येति ज्ञानम, पक्षो व्याप्यवान इति ज्ञानम च, दो प्रकार का परामर्श का आकार ग्रंथकार बता रहे हैं। पहले क्या है, पक्षे व्याप्येति ज्ञानम। ठीक है, तो व्याप्य को हम लोग क्या कहते हैं, उदाहरण में लेंगे तो पर्वतीय वन्य व्याप्य धूमा, ये हम लेंगे। ठीक, और पक्षो व्याप्यवान का अर्थ होगा पर्वत वन्य व्याप्य धूमवान। ठीक, पक्षे व्याप्य, व्याप्य कौन है, धूम, वन्य व्याप्य धूम। तो पक्षे अर्थात पर्वतीय, पर्वतीय वन्य व्याप्य धूम, ये भी आपका परामर्श का आकार हो सकता है। पक्ष व्याप्यवान, पक्ष व्याप्यवान, वन्य व्याप्य धूमवान, ये भी परामर्श का आकार बन सकता है। तो दो प्रकार के परामर्श के आकार यहाँ पर ग्रंथकार ने दिखाया। ठीक, पहला क्या है, पर्वतीय वन्य व्याप्य धूम, दूसरा क्या है, पर्वत वन्य व्याप्य धूमवान। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, इन दोनों में अंतर क्या है? दोनों का अर्थ देखिए, आप पर्वतीय वन्य कहिए अथवा पर्वतो वन्यमान कहिए, एक ही तो बात है। घटवत भूतलम कहिए अथवा भूतले घटा कहिए, एक ही तो बात है। पर्वते वन्य व्याप्य धूम कहिए, पर्वत वन्य व्याप्य धूमवान कहिए, एक ही तो बात है। इनमें क्या अंतर है? ठीक, तो अर्थतः हम विचार करेंगे तो यहाँ विशेष कोई भेद नहीं है, तथापि शब्द का प्रयोग जिस प्रकार से किया गया है उसके अनुसार कुछ भेद हो जाता है। क्या भेद होता है? जब हम पर्वते वन्य व्याप्य धूम ऐसा कोई कहता है, तो पर्वत जो पक्ष है, यहाँ पर प्रकार बन रहा है, विशेषण बन रहा है। सप्तम्यंत जो होता है, सप्तम्यंत पद के द्वारा जो उपस्थापित अर्थ होता है वह विशेषण बनता है, सप्तम्यंत विशेषणत्वात्। और जो प्रथमांत पद उपस्थापित जो अर्थ होता है वो विशेष्य बनता है। तो पर्वत हो जाएगा प्रकार, और वन्य व्याप्य धूम, जो वन्य व्याप्य है, जो व्याप्य है, पक्ष व्याप्य, पक्ष हो जाएगा प्रकार, और जो व्याप्य होगा वो विशेष्य होगा। तो ये जो परामर्श होगा, इस परामर्श को हम क्या नाम कहेंगे? ये पक्ष प्रकारक व्याप्य विशेषक परामर्श है। पक्ष प्रकारक व्याप्य विशेषक, पक्ष है प्रकार जिसमें और व्याप्य है विशेष जिसमें, ऐसा परामर्श पक्ष प्रकारक व्याप्य विशेषक परामर्श। दूसरा है पक्ष व्याप्यवान, तो पर्वत वन्य व्याप्य धूमवान। तो पर्वत जो है वो प्रथमांत होने से आपका विशेष्य हो गया, और वन्य व्याप्य धूम पर्वत में भाषित हो रहा है, इसलिए वह विशेषण हो गया, प्रकार हो गया। ठीक, तो वन्य व्याप्य धूम यहाँ पर प्रकार है, पर्वत विशेष है। तो ये हो गया पर्वत विशेषक अर्थात पक्ष विशेषक, और वन्य व्याप्य धूम प्रकारक अर्थात व्याप्य प्रकारक परामर्श। दोनों में क्या अंतर समझ में आया? एक है पक्ष प्रकारक व्याप्य विशेषक परामर्श, दूसरा है पक्ष विशेषक व्याप्य प्रकारक परामर्श। ठीक है, ये दो प्रकार के परामर्श के आकार बन सकते हैं। ठीक, इन दो प्रकार के परामर्श के आकार से क्या होगा? अनुमिति होगी। तो अनुमिति में भी दो आकार होंगे, बिल्कुल होंगे। अनुमितिस्तु पक्षे व्याप्य इति ज्ञानात् पक्ष साध्यम इत्याकारिका, पक्ष व्याप्यवान इति ज्ञानात् पक्ष साध्यवान इत्याकारिका। जिस प्रकार का परामर्श होगा उसी प्रकार की अनुमिति होगी। ठीक, देखिए पक्ष व्याप्य ये क्या है? पक्ष प्रकारक व्याप्य विशेषक परामर्श होगा, उस परामर्श से जो अनुमिति होगी वो भी पक्ष साध्यम होगी, पर्वते बननी ऐसी अनुमिति होगी। ठीक, और पक्ष व्याप्यवान ये जो परामर्श है, इस परामर्श से जो अनुमिति होगी वो पक्ष साध्यवान पर्वतो वन्यवान। अर्थात परामर्श में पक्ष प्रकार है तो अनुमिति में भी पक्ष प्रकार होगा। पर्वते वन्य व्याप्य धूम ऐसा यदि परामर्श हुआ है, उस परामर्श से पर्वते बन्नी। ठीक है, पक्ष व्याप्य इस परामर्श से पक्ष साध्यम पर्वते बन्नी, पर्वत प्रकारक वन्य विशेषक अनुमिति होगी, पर्वत प्रकारक वन्य विशेषक अनुमिति होगी। कौन से परामर्श से? पर्वत प्रकारक वन्य व्याप्य धूम विशेषक परामर्श से। ठीक, तो पर्वत ये पक्ष प्रकारक परामर्श है तो पक्ष प्रकारक अनुमिति की उत्पत्ति होगी। ठीक, पर्वत वन्य व्याप्य धूमवान, तो पक्ष विशेषक वन्य व्याप्य धूम प्रकारक परामर्श है तो उस परामर्श से पर्वतो वन्यवान, पक्ष विशेषक साध्य प्रकारक पर्वत विशेषक वन्य प्रकारक अनुमिति की उत्पत्ति होगी। ठीक है,
पक्षे व्याप्य इति ज्ञानात् पक्षे साध्यम और पक्षे व्याप्यवान इति ज्ञानात् पक्षे साध्यवान इत्याकारिका। समझ में आई बात? कुछ लोग कहते हैं द्विविधाद अपि परामर्शात, परामर्श कोई भी हो, पक्ष प्रकारक परामर्श हो अथवा पक्ष विशेषक परामर्श हो, अनुमिति जो होती है वो पक्ष साध्यवान इत्येव अनुमिति। पर्वतो बन्यमान ही अनुमिति होती है, पर्वते बन्नी इस प्रकार की अनुमिति कभी होती नहीं, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। इति अन्य एक मत प्रदर्शन है। तो आज के पाठ को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं।